हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर थर्ड और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन पेपर वन। मोस्ट रिपीटेड इन द सेंस कि जिन टॉपिक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। मैं बता दूं, इससे पहले मैं 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप स्टार्टिंग की सेकंड और फर्स्ट क्लास देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के को ओपन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, मैं बता दूं कि ये मॉडरेट से हाई लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। मॉडरेट लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इजी टू मॉडरेट वाले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको 100 पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाई थी, तो उस क्लास को देखा तो देख लीजिए, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, तो आप उस क्लास को जरूर देखिए। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस के लिंक मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती तो मैं वो भी आपको यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। इससे पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मैं बता दूं कि दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए हमने आपको आप सभी को स्पेशल 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की, प्लस इन सभी के हमने कॉम्बो कोर्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं 2 मंथ के ड्यूरेशन के, जो कि टू द पॉइंट है, एग्जाम टारगेटेड है। मतलब मिनिमम टाइम में आप कवर कर लेंगे। 2 मंथ का जो कोर्स है वो आप 2 मंथ में कवर कर लेंगे और रिवीजन भी आपकी इजीली हो जाएगी। इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया है। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्लस पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड नॉलेज इज रिटन एज। कोड गिवन है आपको गाइस, कोड गिवन है आपको। जैसे नॉलेज का जो कोड है वो ये है, तो आपसे पूछा गया है कि इन्फॉर्मेशन का जो कोड होगा वो क्या होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट जून 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका ये पीवाई क्वेश्चन है। इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हिंदी में बात बोलें तो एक खास कोड भाषा में नॉलेज को शब्द को एक कोड में लिखा हुआ है, उसी कोड को इन्फॉर्मेशन को कैसे कोड किया जाएगा। तो गाइस देखो, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं आपकी कोडिंग के, मतलब जो जिसमें अल्फाबेट यूज हो रहे होते हैं, तो या तो वो रिवर्स होते हैं। जैसे आपका सभी को पता है कि ABCD जो है उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे A जो है 1 होता है, B जगह प्लेस वैल्यू 2 होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है। तो अगर कोड में ऐसे गिवन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज, और उसको कोड किया हुआ है नंबरिंग की फॉर्म में, जैसे 2 3 4 5 ऐसा ऐसे लिखा होता है यहाँ पर, तो उस केस में हम प्लेस वैल्यू यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉलेज को अल्फाबेट में ही कोड किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू का यूज नहीं होने वाला। यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फाबेट को किस ऑर्डर में इन्होंने अरेंज कर रखा है। इस तरीके से हो सकता है कई बार अल्फाबेट भी यहाँ पर गिवन होता है कि अल्फाबेट जो है प्लेस वैल्यू भी कई बार यूज हो जाती है कि कितने वैल्यू आगे पीछे। बट जनरली अगर नंबर नहीं है, अल्फाबेट को अल्फाबेट में ही कर रखा है, तो ऐसे में आपको जल्दी से ये ऑब्जर्व करना है कि अल्फाबेट के अंदर क्या कोई रिलेशनशिप बन रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जे के बाद आता है यहाँ पर के, और एम से पहले आता है एन, फिर पी के बाद, पी से पहले आता है ओ, फिर एक्स के बाद आता है डब्ल्यू, नहीं डब्ल्यू, एक्स से पहले आता है डब्ल्यू। मतलब एक जो लेटर, एक जो आपका यहाँ पर लेटर है वो पहले आ रहा है और एक बाद में आ रहा है। समझ रहे हो? समझाता हूँ। के से पहले क्या आता है? जे आता है, और एन के बाद क्या आता है? एम आता है। ओ से पहले क्या आता है? पी आता है, और नहीं, ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। और अब हम देखेंगे डब्ल्यू से पहले क्या आता है? एक्स आता है। अब बाद वाला देखेंगे कि एल के बाद क्या आता है? एम आता है। फिर ई से पहले क्या आता है? ई से पहले, नहीं, एल के बाद एम आता है, अब ई से पहले। अब हमने बाद वाला देख लिया। ई के बाद क्या आता है? एफ आएगा। उसके बाद डी से पहले क्या आएगा? सी आएगा। और जी के बाद क्या आएगा? एच आएगा। और ई से पहले क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब एक अल्फाबेट को पहले, एक अल्फाबेट से पहले वाले लेटर, एक अल्फाबेट के बाद वाला लेटर, फिर पहले वाला, फिर बाद वाला, इस तरीके से हम अरेंज कर, मतलब इसको इस तरीके से कोडिफाई करके यहाँ पर दिया हुआ है। अब वही सेम चीज आपको इसमें करनी है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन वाला जो है लेटर गिवन है। तो स्टार्टिंग जैसे क्या कैसे हुई थी? के से पहले क्या? जय आया था ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आई से पहले क्या आता है? आई से पहले एच आता है। तो यहाँ देखेंगे कि एच जो है यहाँ पर 3 जगह गिवन है, और इसमें गिवन नहीं है, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ेंगे, सारे कोड आपको डिकोड नहीं करने हैं, बस आगे बढ़ते जाना, देखते जाना कि क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अब देखेंगे कि n से पहले क्या आता है, तो m आता है। ठीक है, हमने देखा तीनों में m है, तो ठीक है आगे देखते हैं। f के बाद क्या आता है, g आएगा, तो ये आपका हो जाएगा g। अब हमने देखा यहाँ पर जो g है वो या तो यहाँ पे है थर्ड पोजीशन में, तो यहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता। अब देखेंगे इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो r के बाद क्या आएगा, r के बाद आता है आपका, नहीं अभी o बचा हुआ है ना यहाँ पर, o के बाद आएगा p। तो ठीक है p आ गया, यहाँ भी p है और यहाँ भी p है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लेटर आपका r है, तो r से पहले क्या आएगा, q, है ना। तो यहाँ q है और यहाँ पे q नहीं है। इसका मतलब है बस हमने इतना ही सॉल्व किया और हमारा आंसर निकल के आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा और ये जो ऑप्शन है आपका नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जहां तक आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं करिए, उसके बाद देख लीजिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ये बस यही अकेला मैच कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप समझ में आ गया, क्योंकि जब आप पूरा उसको करने बैठेंगे ना, मतलब पूरा ही इसको डिकोड करने बैठेंगे अपने पेपर में, तो टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि बस हमें तो ऑप्शन का पता लगाना है। तो जहां तक हो रहा है वहां तक करिए, हमें ऑप्शन पता लग गया, टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से हमारा आंसर भी निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होना है ये। और बाकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप यहाँ पर इसको रोक करके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए guys, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ये। So guys, question है, a teacher uses a case study method to develop problem solving and analytical skills in students. This reflect which level of cognitive domain in Bloom's taxonomy? यहाँ पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके एग्जाम में, और ये भी देखो देखो गाइस, आपके यूजीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जून 2023 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको ऑप्शंस गिवन है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी में बात करें तो एक टीचर स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल करता है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन की किस लेवल को दिखाता है। वैसे देखो, जब भी बात की जाएगी ना एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने की, तो वहाँ पर एनालिसिस वाली स्टेज को यूज किया जा रहा है। देखो क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो काफी ईजी था, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा समझेंगे इस क्वेश्चन को, ढंग से पढ़ेंगे। देखो गाइस, आपके एग्जाम में ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि आपसे पढ़ते ही सॉल्व हो जाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर उस क्वेश्चन में कई बार छुपा होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो आप उसका आंसर इजीली हैंड टू हैंड निकाल पाएंगे। अगर आपको नॉलेज भी नहीं है उस टॉपिक की, जैसे आप सपोज को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको डरने घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आप आराम से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो ये है। अच्छा, मैं बता दूं कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसको मैंने अपने पेड कोर्स में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, प्लस मैंने यूट्यूब पर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपको नहीं पता ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में अच्छे से, तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार क्लास जरूर देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, बिकॉज मैंने उसमें सभी मेथड जितने भी लेवल होते हैं सारे के सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं विद एग्जांपल्स, है ना। तो ये आपको समझने की जरूरत है, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी वाली जो क्लास है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करिए, बस एक ही तरीका सर्च करने का, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारे चैनल का नेम है उसको लिखना है यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना ब्लूम्स, ऐसे लिख देना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। तो आप इस क्लास को जरूर देखें। अगर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं है, या फिर इसके बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस क्लास को देखने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल ऑफ जो कॉग्निशन होते हैं लो से हाई तक जाते रहते हैं ऐसे। स्टार्टिंग होती है नॉलेज से, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, देन इवेल्युएशन। तो स्टार्टिंग होती है नॉलेज से, और हमारे जो एंड होता है वो इवेल्युएशन में जाकर के होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एनालिसिस स्टेज थी, क्योंकि यहाँ पर जो केस स्टडी है वो एनालाइजिंग कर रहा है डेटा को, आइडेंटिफाई कर रहा है प्रॉब्लम्स को, एंड इवेल्युएट कर रहा है आउटकम्स को। तो जितने भी हैं सारी की सारी जो चीजें हैं वो एनालिसिस के थ्रू ही हो पाएंगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा एनालिसिस स्टेज। तो ये है। बाकी मैंने अब देखो ऑलरेडी मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी क्लास में, तो अगेन मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास जरूर देखिए। तो उसका लिंक भी चलो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जून 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये है, इन रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, है ना। ऐसे देखो, इस टॉपिक के ऊपर इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, बार बार रिपीटेड में, अलग अलग तरीके से, तरीके चेंज हो जाते हैं लेकिन टॉपिक सेम रहता है। तभी ये इस सीरीज का नाम ही है मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो सेम है, जो रिसर्च के स्टेप्स हैं उसी की बात की जा रही है, बट कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते समझना, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना रिसर्च से रिलेटेड, तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे।
देखो गाइस, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं सबसे पहला काम जो हमारा होता है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है ना, या फिर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो ये जो है हमारी पहली स्टेज होती है हमेशा। तो हाइपोथेसिस नहीं होती पहली स्टेज, डेटा कलेक्शन नहीं होती पहली स्टेज, और ये तो होता ही नहीं हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही पहली स्टेज होती है जहां से रिसर्च स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस बनाना, फिर डेटा कलेक्शन करना, डेटा एनालिसिस करना, देन उसके बाद आता है आपका इंटरप्रिटेशन करना। तो इस तरीके से जो है इसके सीक्वेंस रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, ये तो मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, आराम से इसका आंसर कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखा हुआ है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, ऐसे लिखा हुआ है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उस केस में भी जो है ये पहला स्टेप माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन गिवन था, तो इस केस में मतलब कुछ भी गिवन हो सकता है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन मतलब सभी का एक ही है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो लिख करके आइडेंटिफाई कर लो, या तो पहले वैसे आइडेंटिफाई कर लो रिसर्च से पहले, तभी रिसर्च स्टार्ट होती है ना। एक बार हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तभी तो रिसर्च करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन इट इज नॉन एज। दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि यदि कोई कथन सभी संभावित व्याख्याओं में सत्य है तो उसे इस रूप में किस रूप में जाना जाता है। कॉन्ट्रडिक्शन होती है वो स्टेटमेंट, कंटीजेंट होती है, टोटोलॉजी होती है, फिर पैराडॉक्स होती है। विरोधाभास, आकस्मिक, टोटोलॉजी और विरोधाभास। तो वैसे देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो आपका विरोधाभास है ना, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये उस केस में होता है जहां पर दो स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। जैसे मैंने बोला कि बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है, ऐसे मैंने बोल दिया, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि आज प्रेडिक्शन हुई है न्यूज में कि आज बिल्कुल बारिश नहीं होगी। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई। तो एक तो क्या हो गया कि ऑलरेडी बारिश हो रही है और मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज में बोला गया था कि बारिश नहीं होगी। इस तरीके से कुछ हो गया, मतलब दो स्टेटमेंट ऐसी हो गई, दो ऐसी बातें जो कि एक साथ वैलिड नहीं हो सकती, इनवैलिड मानी जाएंगी। तो उस केस में इस तरह की चीजों को हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कंटीजेंट के केस में मतलब होता है कि हो भी सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मतलब सिचुएशन पे। और पैराडॉक्स का तो आपको पता ही है, ये किसी बात का विरोधाभास करता है। जैसे मैं बताऊं कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है, तो एक लॉ है, लेकिन अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब इसके कुछ विरोधाभास चीजें हो रही हैं, तो फिर वो पैराडॉक्स हो जाएगा। और फिर उस केस में जो है, मतलब अगर ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है कि प्राइस बढ़ने पर मैं देख रहा हूँ कि डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो उस केस में फिर ये पैराडॉक्स हो जाएगा, मतलब इस बात का विरोधाभास हो जाएगा। तो उस तरह की जो चीजें होती हैं वो विरोधाभास कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक ही बचा टोटोलॉजी। वो क्या है कि एक स्टेटमेंट जहाँ जो कि हर जगह ट्रू मानी जाए, हर जगह हर तरीके से इंटरप्रेट करोगे तो वो ट्रू ही मानी जाएगी। इसे कहा जाता है टोटोलॉजी। जैसे चलो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, तो ये जो स्टेटमेंट है आप इसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करोगे तो ट्रू ही होगी। मतलब मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट बोली जो कि ट्रू होगी ही होगी। तो जैसे एक एग्जांपल और ले लूं मैं कि या तो आप अपनी जिंदगी में सफल होगे या तो सफल नहीं होगे। तो ये कैसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, मतलब 100% सही बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैंने ये बोला कि या तो आप अपने करियर में अपनी लाइफ में सफल हो जाओगे या तो सफल नहीं होगे। तो इसमें एक ना एक बात तो सच हो ही जाएगी ना, या तो आप सफल हो ही जाओगे तो मैं बोलूंगा देखो मैंने सही कहा था कि आप सफल हो गए, और या मैंने बोल दिया मतलब आइदर लगा दिया कि या तो आप सफल नहीं होगे, तो यहाँ पर भी मैं ट्रू हो गया। अगर आप सफल नहीं हो पाए तो मैं बोलूंगा देखो मैंने कहा था कि आप सफल नहीं होगे। तो वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हर तरीके से इंटरप्रेट करने पे ट्रू बैठ रही है, हर जगह ट्रू बैठ रही है, तो वो क्या है, टोटोलॉजी कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने इजी एग्जांपल दे दिया है ताकि चीजें आपको समझाई जा सके इसी तरीके से। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अ रिसर्चर intends to study the relationship between income level and spending habits of households. Which method of research would be most appropriate? मतलब एक रिसर्चर जो कि घरों के इनकम लेवल और खर्च करने की आदतों के बीच संबंध का अध्ययन करना चाहता है, रिसर्च का कौन सा तरीका सबसे अच्छा माना जाएगा यहाँ पर। ये जून 2023 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गाइस देखो, जो रिसर्च के मेथड्स है ना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, उसके ऑप्शंस गिवन होते हैं। या कई बार आपको एक केस दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर केस दिया हुआ है कि भाई कोई रिसर्चर जो किस तरह की रिसर्च करना चाहता है, अब बताओ कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा। तो इस तरह के कई बार घुमा के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के कि जो रिसर्च मेथड्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे पढ़ के जाने एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखो सैम्पलिंग हो गया या टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड हो गए, इन सभी को मैंने
अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो है ना, मैं हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यूट्यूब पर फ्री में। तो आप अगर आप उस क्लास को देखेंगे तो जितने भी मेथड हैं रिसर्च के सारे मेथड आपको इजीली समझ में आ जाएंगे विद एग्जांपल। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाकर के रिसर्च मेथड वाली क्लास देख सकते हैं, जहाँ पर सारे मेथड्स मैंने ईजी वे में एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, तो गाइस देखो इस केस में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो नहीं कर सकते हम यहाँ पर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है जहां पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में जाकर के। अब यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बनाना है इनकम का स्पेंडिंग के साथ, तो ये तो लैब में रिसर्च तो होगा नहीं, तो एक्सपेरिमेंट तो मुश्किल है यहाँ पर, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, वो होता है पास्ट के लिए, मतलब हमें कोई पास्ट की बात पता लगानी, जैसे डायनासोर कैसे मरे थे, तो अगर हम इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड का यूज करेंगे। फंडामेंटल रिसर्च होती है जहां पर हम थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं किसी चीज को लेकर के, फंडा कोई मतलब ऐसा लॉ बनाने की कोशिश करते हैं जो कि अभी तक नहीं बना है, और एक हम थ्योरी बनाने की बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हम रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें रिलेशनशिप बनाना है इनकम लेवल का स्पेंडिंग हैबिट्स के साथ हाउस होल्ड्स की, तो ये यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही बेस्ट और सुटेबल माना जाएगा। तो इस केस में जो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो क्या, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होती चीजें लाइक कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि क्या पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें क्या कहाँ करनी पड़ेंगी, लैब में करनी पड़ेंगी, है ना, लैब में हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंट की जाती हैं, तो वहां पे रिसर्च की जाएगी इस तरह की। हिस्टोरिकल रिसर्च में हमें पास्ट के इवेंट्स को पढ़ना होता है। फंडामेंटल रिसर्च में हमें डेवलप करते हैं कोई थ्योरी जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से नहीं आई है, सोशल बिहेवियर से, मतलब जो हम लोगों का बिहेवियर है। फंडामेंटल रिसर्च का मकसद थ्योरी डेवलप करना होता है, ना कि सोशल बिहेवियर का सीधा ऑब्जर्वेशन करना। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, थ्योरी बनाने का इसका जो है कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे आप साइंस में थ्योरी पढ़ते थे ना, कोई थ्योरी कोई लॉ बना दिया साइंस में, तो उस तरह की चीजों के लिए हम फंडामेंटल रिसर्च का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा मैं बता दूं यहाँ के गाइस, आगे बढ़ने से पहले कि ना आप लोग अगर वीडियोस के नीचे कमेंट नहीं करते हो, बताते नहीं कि क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, अगर आपको क्लासेस समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो कमेंट करके बताया करो। और वीडियोस को शेयर किया करो उन सभी के साथ जो भी जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, तो उनके साथ शेयर कर सकते हो, है ना, ताकि इस वीडियो को सभी वहां तक पहुंच जो है वो बढ़ सके। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपकी कमेंट सेक्शन से मोटिवेशन मिलती है तो कमेंट करके बताया करो क्लासेस कैसी लगती हैं। जो मैं आपको अभी मेंशन कर रहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब कुछ गिने चुने टॉपिक ही हैं जो कि एवरग्रीन टॉपिक हैं, तो उनके ऊपर मैंने क्लास ले रखी है यूट्यूब पर, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। तो इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, तो इसको फॉलो करते हो आप इजीली अच्छे स्कोर कर पाएंगे मिनिमम टाइम में। और अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो ऐसे में आप ज्वाइन कर सकते हो स्पेशल 2 मंथ का जो क्रैश कोर्स है हम दिसंबर एग्जाम के लिए, जिसमें कंटेंट को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप उसको 2 मंथ में आराम से फिनिश कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। तो वैसे देखो, अगर आप एग्जाम टारगेटेड पढ़ेंगे इस बच्चे हुए टाइम में, तो आपके एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। और सभी कोर्सेज को हमने एग्जाम टारगेटेड तरीके से डिजाइन कर रखा है। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस में आपको पढ़ाते हैं। आज रात 12 बजे तक, 31 अक्टूबर है आज रात 12 बजे तक के लिए ये ऑफर अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट, जो कि छठ पूजा ऑफर चला था, आज लास्ट डे इस ऑफर का, ये खत्म हो जाएगा आज। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है आपको, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी जून 2026 के लिए हो रही है और अभी इस अटेम्प्ट को आप बस देना चाहते हो, तो ऐसे में आप 6 मंथ या 12 मंथ वाला कोर्स कंसिडर कर सकते हैं, जिससे आप ये दिसंबर एग्जाम भी अच्छे से दे पाएंगे और जून की तैयारी भी हो जाएगी। तो आप 6 मंथ या 12 मंथ कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। गाइस करना क्या होगा आपको, मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो इस वीडियो में इतना ही, शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।